Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. We will discuss to CPC. CPC में आज हम बात करने जा रहे हैं मैसने प्रॉफिट की, जो डील करता है हमारे सेक्शन 2 के क्लॉज 12 को, जो CPC में मेंशन है। गाइस, यहाँ पर हम बात करते हैं मैसने प्रॉफिट की। सबसे पहले हम एक नॉर्मल वे में बात करते हैं। गाइस, ये A है और ये B है। A ने B को एज ए रेंट पर अपना घर दे दिया और B ने यहाँ पर क्या किया, इस पोर्शन को आगे सब टेनेंट को यहाँ पर रख लिया, इस घर को एज ए सब टेनेंट रख लिया, इसे रेंट पर दे दिया, जिसकी नॉलेज ए को नहीं थी। इसके बारे में ए की कंसेंट भी नहीं थी, नॉलेज ही नहीं थी ए को। और जब इसकी जो भी ए को पता चलता है, जब इसका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, तो ए ने इसको एक लीगल नोटिस जाता है कि बी को कि आप हमारा घर खाली कर दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। तो फिर क्या होता है कि बी उस घर को नहीं छोड़ता और इससे जो प्रॉफिट होता है वो भी इसे मिलता रहता है। जब ए है वो उस प्रॉफिट के लिए एंड देन अपनी इसने जो रॉन्गफुल जो इस पर पोजेशन कर रखी है उसे वापस लेने के लिए इन पर मैसने प्रॉफिट का केस लगा सकता है। इसे बोलते हैं मैसने प्रॉफिट। यहाँ पर हम आपको एक और एग्जांपल देंगे। गाइस, ये देखिए, मान लीजिए कि इसने अभी ये ए है और ये बी है। बी ने इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की है सब टेनेंट को अपॉइंट करने के लिए। इस पोर्शन में मान लीजिए कि इस पोर्शन में जो भी रूम थे उनमें जो डोर थे वो अटैच नहीं थे, तो बी ने क्या किया, जो डोर थे इसमें अटैच कर सब टेनेंट को आगे रेंट पे अपॉइंट कर लिया, रेंट पे दे दिया ये वाला पोर्शन। तो जो भी इसने इम्प्रूवमेंट की है वो इसमें आगे से इंक्लूड नहीं होगी। ये नहीं है कि जितनी भी इसने रेनोवेटिंग की है या फिर इसने जो भी इम्प्रूवमेंट की है वो वैसने प्रॉफिट से काट ली जाएगी जो ए ने क्लेम किया है, ऐसा नहीं है गाइज। यहाँ पर ये भी है कि जो ए है उसका माइंड अब चेंज हो गया। उसने सोचा कि मुझे अब दोबारा से अपना घर किसी को भी रेंट के ऊपर नहीं देना। तो ए ने सोचा कि मैं इस घर को किसी और वे के लिए यूज़ करूँगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। तो बी ने क्या है कि जब इसका रेंट एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी बहुत टाइम तक इसके घर को नहीं छोड़ता और जो इससे लॉस होता है वो सारे का सारा कौन देगा, पे करेगा, वो बी करेगा। इससे क्लेम किया जा सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लीगल डिक्शनरी के रिगार्डिंग। जो हमारा मैसने प्रॉफिट होता है, किसी भी पर्सन के पास अनलॉफुल वे में जो प्रॉपर्टी की पोजेशन होती है, उस पोजेशन से जो भी प्रॉफिट अर्न होता है उसे मैसने प्रॉफिट बोलते हैं। जो भी हमारा ऑनर होता है उस प्रॉपर्टी का, वो उस पोजेशन को भी वापस ले सकता है एंड जो उस पर्सन ने प्रॉफिट को गेन किया है उसे भी क्लेम कर सकता है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 12 की, जो CPC से डील करता है, तो गाइज इसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो हमारी मैसने प्रॉफिट है ये रॉन्गफुल पोजेशन के साथ जो भी प्रॉफिट है जो गेन किया गया है, प्रॉफिट को गेन किया गया है, उसे हम एज ए मैसने प्रॉफिट बोलते हैं। इससे जो मैसने प्रॉफिट है इसके साथ ही जब हम इसे रिसीव करने की बात करते हैं तो इसके ऊपर इंटरेस्ट को भी इम्पोज किया जाता है कोर्ट के द्वारा। गाइज, अगर किसी पर्सन ने अपने प्रॉफिट के लिए किसी प्रॉपर्टी में कुछ भी इम्प्रूवमेंट की है तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगी, बिकॉज वो उसने अपनी सहूलियत के लिए की है, अपने बेनिफिट के लिए की है। मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है, किसी पर्सन ने किसी प्रॉपर्टी को लीज पर दिया है, तो जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी को लीज पर लिया है, मान लीजिए उसने अपने खेतों को पानी देने के लिए कोई भी हेड पंप लगा लिया, या कोई भी उसने किसी भी चीज के लिए उसने इम्प्रूवमेंट की है, मान लीजिए उसने पानी के लिए कोई भी काम कर लिया, तो वहां पर क्या है कि वो उसका इम्प्रूवमेंट उसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो रेंट पर रह रहा है, तो अगर वहां से मान लीजिए कि स्ट्रीट से सीवरेज की पाइप जा रही है, तो वो पर्सन ने अगर उसने
ऊपर अपने कोई भी साथ में जा, चाहे अपने अपने जहाँ पर रेंट पर रह रहा है, उसने सोचा कि अब अगर मैं ये शॉप को इस रूम को साथ में दे देता हूँ रेंट पर, तो मुझे यहाँ से रेंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो मुझे जो प्रॉफिट है वो अर्न हो रहा है। जो भी मान लीजिए कि अब जो सीवरेज की लाइन जा रही थी, पाइप जा रही थी, वो उसका जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, जो भी खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस हुए ने, वो उसके खुद की पॉकेट से हुए हैं, बट इसकी जो भी नॉलेज थी वो ऑनर को नहीं थी। तो गाइज वो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होगी, ये हमने आपको एज ए एग्जाम्पल के लिए बताया। अब हम बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के रिगार्डिंग मैसने प्रॉफिट की। तो गाइज इन्होंने बोला है कि जो भी इमूवल प्रॉपर्टी है उसमें अगर कोई भी रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन के कारण कुछ लॉस हो जाता है, ट्रेसपास भी होता है, एंड रॉन्गफुल पोजेशन के साथ कुछ भी डैमेजेस होती हैं या फिर अर्निंग होती है, उसमें जो भी ऑनर है उसे क्लेम कर सकता है। तो उस जो क्लेम को एंड अपनी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी पोजेशन को भी क्लेम कर सकता है, तो उसे हम एज ए कॉल्ड मैसने प्रॉफिट बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो मैसने प्रॉफिट में 2 कंडीशंस इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी पोजेशन होती है प्रॉपर्टी की वो मस्ट बी अनलॉफुल एंड अनऑथोराइज्ड होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो पर्सन है मस्ट हैव रिसीव्ड सम बेनिफिट, मीन्स जो पर्सन है उस प्रॉपर्टी से रॉन्गफुल वे से उससे जो इंटरेस्ट है वो गेन करना होना चाहिए, कि उसने उस प्रॉपर्टी से रॉन्गफुल पोजेशन की एंड वहाँ से उसने कुछ मनी की अर्निंग प्रॉफिट गेन किए। मनी हो गया जो किसी भी बेस से लगा सकते हैं कि उसने प्रॉफिट गेन किए। तो एंड जो प्रॉपर्टी की पोजेशन है ऑब्वियसली वो उसी के पर्सन के पास है जिसने रॉन्गफुल पोजेशन की है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्डर 2 रूल 4 की सीपीसी में की, तो गाइज ये बात करता है कि जब आप क्लेम करते हो मैसने प्रॉफिट का, उसके साथ ही ये ज्वाइंट हो जाता है सूट फॉर रिकवरी फॉर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मीन्स जब आप मैसने प्रॉफिट का सूट लगाते हो, इसके साथ ही जो आपका सूट अटैच ज्वाइन ही हो जाता है सूट फॉर रिकवरी फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये अलग से इंटरटेन नहीं किया जाता, सेपरेटली इसका क्लेम नहीं किया जाता। तो गाइज इसके अगर हम इस मीन्स अगर आप इसका सेपरेट सूट लगाते हो उसे एंटरटेन नहीं किया जाता। अगर हम बात करें जो हमारा मैसने प्रॉफिट है ये किसके अगेंस्ट हो सकता है गाइज, जिस भी पर्सन ने रॉन्गफुल वे में आपकी प्रॉपर्टी को पोजेशन में रखा है, जो उसने उस प्रॉपर्टी से उसने कुछ भी मनी को अर्न किया है, जो कुछ भी प्रॉफिट अर्न किया है, ऑब्वियसली उसी के ऊपर जो हमारा मैसने प्रॉफिट है हम क्लेम करेंगे, उसी के ऊपर जो कंपनसेट इम्पोज होगा। जैसे कि टेनेंट हो गया, मीन्स टेनेंट का मान लीजिए उसे हमने बोला था कि प्लीज़ आप इसे हमारा जो भी हाउस है जो शॉप है इसे आप हमारा जो भी हमारी जगह है इसे आप छोड़ दीजिए। जो टेनेंट है वो अब इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करता, वो छोड़ने के लिए मान ही नहीं रहा, तो उसके ये भी इसी में इंक्लूड होता है कि जो टेनेंट है इसके ऊपर भी इम्पोज होगा कि हम मैसने प्रॉफिट का क्लेम कर सकते हैं। अगर हम ट्रेसपासर की बात करें, मीन्स कोई पर्सन है उसने मान लीजिए इस प्रॉपर्टी में ट्रेसपास किया एंड रॉन्गफुल वे से यहाँ पर रह रहा है, जो पोजेशन इस पर्सन के पास है एंड इस प्रॉपर्टी से वो कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहा है जिसकी नॉलेज ऑनर को नहीं है, तो ये भी जो क्लेम होगा ये एक के ऊपर ही जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें मॉर्टगेजर की, मान लीजिए कि जो मॉर्टगेज हुई थी वो कंटिन्यूसली जो पोजेस थी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी हो गई थी, उसके बाद जो फोरक्लोजर की डिक्री थी वो भी पास होगी, उसके अगेंस्ट जाकर भी जो भी किसी पर्सन ने अपनी जो चीज थी वो किसी पर्सन दूसरे पर्सन के पास मॉर्टगेज की थी, तो उसकी जो डिक्री थी वो फोरक्लोजर की पास होगी, बट वो जो भी चीज थी वो अब भी उसके अंडर में उसकी पोजेशन है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि जो हमारा मैसने प्रॉफिट है इसे कैसे मेजर किया जाता है, यहाँ पर अगर हम सीपीसी की बात करें तो इसका कुछ भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है। जो मैसने प्रॉफिट है इसमें अगर हम बात करें नॉर्मल वे की, तो गाइस जैसे भी हमारी कोई भी प्रॉपर्टी होगी उसका जो नेट प्रॉफिट होगा उसे देखा जाएगा, जैसे कि नेचर हो गया या फिर कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या थी, वहाँ का नेचर क्या था। अब इसके साथ साथ हम लोकेशन भी बहुत मायने रखती है, इंक्लूड होती है
कि जो वहाँ जिस भी प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड थी, जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर सिचुएटेड थी, तो उसकी लोकेशन कैसी है, किस लोकेशन पर है, उस लोकेशन पर क्या वैल्यू है उस जगह की, तो ये भी इसमें इंक्लूड होता है। इसमें एक्चुअल प्रॉफिट को भी गेन देखा जाता है कि उस पर्सन ने इसमें कितना एक्चुअल प्रॉफिट को गेन किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें कि मैसने प्रॉफिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट इम्पोज होता है, तो अगर हम बात करें इसमें कुछ भी फिक्स नहीं बताया गया, कोई रेट ऐसा फिक्स नहीं किया गया। ये डिपेंड करता है अपॉन द कोर्ट कि कोर्ट को कितना सही लगता है, कितना कोर्ट इम्पोज करती है। बट अगर हम लिमिटेशन की बात करें कि जो इंटरेस्ट है उसके लिमिटेशन कितना होगा, तो गाइज आई थिंक 6% पर एनम से एक्सीड नहीं किया जाता। अगर हम डिडक्शन की बात करें गाइज, जो डिडक्शन मीन्स किसी चीज में कटौती, तो गाइज अगर डिडक्शन की बात करते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ चीजों पर डिडक्शन हो जाती है कि जिसके पर्सन के पास रॉन्गफुल पोजेशन होती है प्रॉपर्टी की, उसमें डिडक्ट हो सकता है। जैसे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हो गया, रीपिंग द क्रॉप्स हो गया। कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मीन्स जो फसलों की कॉस्ट होती है उसमें से आप कटौती हो सकती है। जैसे कि फसलें काटी जाती हैं उसमें भी कटौती हो सकती है। गवर्नमेंट रेवेन्यूज, इसमें भी कटौती हो सकती है। जैसे कि आपने कोई भी रेंट था उसे कलेक्ट करने के लिए, मान लीजिए आपने रेंट था वो किसी एक जगह से कलेक्ट नहीं करना, आपको अलग अलग जगह से जाकर रेंट है जो कलेक्ट करना है, उसके जो भी चार्जेस हैं उसमें से भी आपकी जो डिडक्शन हो सकती है। अगर हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें मैसने प्रॉफिट का, वो किसके ऊपर होगा? ऑब्वियसली गाइस जो प्लेंटिफ है, जो प्लेंट फाइल कर रहा है कोर्ट में, ऑब्वियसली उसे ही कोर्ट में अपनी ऑनरशिप को प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि इस प्रॉपर्टी का मैं ही रियल ऑनर हूँ। अगर हम बात करें कि जो हमारा सूट है मैसने प्रॉफिट का, इसमें अगर हम कोर्ट की पावर को देखें तो कोर्ट की पावर है जो सूट और रिलेटिंग मैसने प्रॉफिट में ऑर्डर 20 रूल 12 सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। इसमें कौन कौन से और पॉइंट ऐड ऑन हो सकते हैं, जैसे कि फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इसके साथ ही हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ मैसने प्रॉफिट, मीन जो कलेक्शन होती है मैसने प्रॉफिट की, उसके साथ ही डायरेक्शन हो जाती है उस चीज की इंक्वायरी के लिए। मान लीजिए कि कई बार कोर्ट क्या करती है कि उन चीजों को इंक्वायरी करने के लिए भी किसी को अपॉइंट करती है कि आप उन चीजों को जाकर एक बार देख लीजिए। अगर हम बात करें कि यहाँ पर थर्ड पॉइंट की, मान लीजिए कि अगर हम पहली वाली एग्जांपल को लें कि उसकी जो रॉन्गफुल पोजेशन थी टेनेंट की, उस पर ही मान लीजिए कोर्ट ने प्रिलिमिनरी डिक्री को डायरेक्ट कर दिया और मैसने प्रॉफिट के ऊपर ही एक, मान लीजिए कि यहाँ पर बोला है कि प्रिलिमिनरी डिक्री डायरेक्टिंग इंक्वायरी अबाउट द मैसने प्रॉफिट, मीन्स उस पर्सन ने, टेनेंट ने कितना इंटरेस्ट, जो कितना उसने बेनिफिट है वो कितना उसको मिला है, उसने कितना गेन किया है, ये एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो जाती है कोर्ट से कि आप जो मैसने प्रॉफिट है उसने कितना गेन किया है पर्सन ने, तो उसकी इंक्वायरी के लिए एक डिक्री पास हो जाती है कि आप इंक्वायरी कीजिए। आई होप आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।